हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्ते की बातों से, जो 17 से 21 जुलाई तक का था। जिस तरह मुंबई के वड़ा पाव, कोलकाता के रसगुल्ला का और दिल्ली की चाट का स्वाद अनोखा होता है, वैसा ही स्वाद निफ्टी 20,000 जाने के आसपास वैसा ही स्वाद का अनुभव हो रहा है, जिसे देखने के लिए सभी बेताब हो रहे हैं। 19,991 यानी सिर्फ 9 पॉइंट दूर 20,000 के मैजिकल फिगर से ये सर्वोच्चतम स्तर हमने गुरुवार को देखा है। ये फिगर अब यहां से रिवर्सल होगा या ये एक सिर्फ पड़ाव है 20,000 के स्तर तक जाने के लिए। चलिए जानते हैं। जिस तरह हम बता रहे थे कि बीते सप्ताह में कि 20,000 के दर्शन के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसी तर्ज पर एक एक सेक्टर में तेजी बनती जा रही थी। और ये तेजी का आलम यह था कि 20,000 के जो पहाड़ जैसा जो लक्ष्य था वो एकदम आसानी से पार कर लिया। लोकल मार्केट में शुक्रवार को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होकर बाजार सुस्ता रहा है। जिस तरह से मार्केट ने अप्रूव दिया है उसमें मंदी वाले बुरी तरह से ट्रैप हो गए हैं। बाजार में मंदी का कारण बना, करेक्शन का कारण बना इन्फोसिस का रिजल्ट, जिसमें उसने अपनी फॉरवर्ड गाइडेंस को कम कर दिया है, जिसके बाद से आईटी स्टॉक्स में धड़ाधड़ सेलिंग देखने को मिली। अब एफआईआईज की बात करें, एफआईआईज ने इस महीने में अब तक 17,700 करोड़ की अब तक की बाइंग की है। बीते हफ्ते की बात करें तो उसमें भी करीब 3100 करोड़ की बाइंग की है। लास्ट वीक में फ्राइडे को मार्केट औंधे मुंह गिर गया, जहां 19,800 की ओपनिंग फ्राइडे को देखने मिली। हाई लगा 19,887 का, वहां लो था 19,700 का और क्लोजिंग आया 19,745 का। आईटी, रिलायंस, एफएमसीजी सभी सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग जोर से देखने मिली। अब मंडे को रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक के रिजल्ट्स का इंपैक्ट सोमवार के सत्र में देखने मिलेगा, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक के रिजल्ट्स इस वीकेंड में आने वाले हैं। इंडिया मार्ट अपने 4,000 करोड़ के बाईबैक और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के वजह से 8.6% की बढ़त के साथ शुक्रवार को बंद हुआ। सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें तो रेलवेज एज ए सेक्टर शुक्रवार के खराब बाजार में भी बहुत अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं शुगर स्टॉक्स ने भी 2 दिन की तेजी कायम रखी है। गवर्नमेंट बैंक्स पीएसयू में अच्छी लेवाली की वजह से बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट नहीं देखने मिली। वहीं एफएमसीजी में सेल ऑफ हुआ। हिंदुस्तान यूनिलीवर का वॉल्यूम ग्रोथ 3% आया है अगेंस्ट 5% एक्सपेक्टेशन, जिसके बाद सभी एफएमसीजी स्टॉक्स में अच्छी सेलिंग देखने में मिली। अब रिजल्ट सीजन की बात करते हैं। रिलायंस के क्वार्टरली रिजल्ट्स शुक्रवार को घोषित हुए, जिसमें कंपनी ने अब उनका मुनाफा 14.4% घटकर बताया है। वहीं कंपनी ने 9 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। एनालिस्ट के अनुमान के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा आया है, वहीं आय अनुमान से कम आई है। अब रिलायंस जियो की बात करते हैं। रिलायंस जियो का आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में बढ़ोतरी कर 180 रुपया 50 पैसा पर ग्राहक कर दिया है अगेंस्ट 178.80। रिलायंस रिटेल के रिजल्ट्स भी उम्मीद से बेहतर आए हैं। इनका इंपैक्ट, पूरे ग्रुप का इंपैक्ट आपको सोमवार को देखने को मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर हो गया है, जिसका मार्केट अप्रूव्ड वैल्यू 261.45 रुपया आया है। मार्केट प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म से आकी गई ये पहली बार नई कोशिश है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी निफ्टी का हिस्सा बन गया है। इसकी इंडियन मार्केट्स की लिस्टिंग की डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का डीमर्ज शेयर फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ और वो 3.5% लुढ़क गया। गो फर्स्ट एयरलाइंस को डीजीसीए की हरी झंडी मिल गई है उड़ान भरने के लिए। उन्हें अभी सिर्फ 15 एयरक्राफ्ट को उड़ाने की अनुमति मिली है। कंपनी को अपने ऑपरेशंस के लिए लिमिटेशंस के साथ
ही अप्रूवल दिया गया है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को के आईपीओ को जितना अच्छा रिस्पांस मिला था उसी प्रकार की धमाकेदार लिस्टिंग भी हुई है। 25 रुपए का शेयर का आईपीओ प्राइस के सामने 60% प्रीमियम पर वो लिस्ट हुआ करीब 40 रुपए में, और दिन खत्म होते होते वो 20% के अपर सर्किट पे यानी 48 रुपए पर बंद हुआ। अगर आईपीओ प्राइस से देखा जाए तो वो करीब करीब 92% की प्रीमियम पे बंद हुआ है। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टरों को करीब करीब उनका पैसा दुगना हो गया। इससे पहले इन्फोसिस ने अपने रिजल्ट्स घोषित किए, जिसमें क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी का प्रॉफिट 3% तक घटा है। कंपनी के एमडी ने बताया कि बीएफएसआई और टेलीकॉम के क्लाइंट्स के बिजनेस में कमी के कारण ये प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। ग्लोबल स्तर पर आईटी की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, जो कि इन्फोसिस के रिजल्ट से भी यही पता चलता है। कंपनी ने इसी वजह से अपनी रेवेन्यू गाइडेंस में कमी की है, जो 4% to 7% की थी उसे घटाकर 1 to 3.5%, 1 से 3.5% कर दिया गया है। इसके बाद कंपनी का शेयर 8% तक लुढ़क गया था। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व भी $12.74 बिलियन बढ़कर 609.02 बिलियन पर आ गया है। एफआईआईज की कंटिन्यूअस खरीदारी से भी इसमें इजाफा हुआ है। फॉरेक्स रिजर्व $600 बिलियन के आंकड़े को काफी समय के बाद पार किया है। इससे पहले $645 बिलियन का जो आंकड़ा है वो अक्टूबर 2021 में देखा गया था। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स ये रिजर्व बढ़ने के मेन कारण में से है। गोल्ड 59,558 और सिल्वर 75,540 एमसीएक्स के भाव एक दायरे में है, यही दर्शा रहा है। गोल्ड भी 60,000 के लेवल को पार करने में काफी दिक्कत का सामना कर रहा है। आईएनआर 82.01 पर बंद हुआ है, जो कि स्थिर रहा। कच्चे तेल में भी चौथे हफ्ते भी तेजी का आलम बना रहा, जहां पर ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव $80 पर बैरल के ऊपर चल रहा है। वहां ऑयल सप्लाईज के ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत और वॉर रिस्क बढ़ने की वजह से ये भाव तेज हो रहे हैं। वहीं चाइना, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल का, वहां की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए गवर्नमेंट भरसक प्रयास कर रही है। ये भी ऑयल को मजबूती देने का एक बड़ा कारण बन रहा है। एनालिस्ट 2024 के लिए 75 से $95 पर बैरल की रेंज को सही मान रहे हैं। सहारा इंडिया के इन्वेस्टरों के लिए एक अच्छी खबर है। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने बताया कि रिफंड पोर्टल पर अब तक करीब करीब 5 लाख इन्वेस्टरों ने अपना नाम वहां पर लिखवा लिया है। 18 जुलाई से कंपनी ने रिफंड करना चालू कर दिया है और अब इन्वेस्टरों के खाते में क्रेडिट आना शुरू हो गया है। इंडियन बैंक्स भी अब हफ्ते में 5 दिन काम करेंगे, जिसका नोटिफिकेशन 28 जुलाई को आ सकता है। एलआईसी ऑफ इंडिया के बाद अब बैंक्स भी 5 डेज अ वीक काम करेंगे। अब एफिल टावर फ्रांस में, उसके बाद सिंगापुर और अब श्रीलंका, इन सभी जगह पर यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लॉन्च कर दिया गया है। ये गवर्नमेंट के उसी प्लान के मुताबिक है जहां पे वो 30 कंट्रीज में एक साथ में यूपीआई के पेमेंट को की सुविधा सभी लोगों को देना चाहती है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 90 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ, जिसमें रिटेल पोर्शन करीब करीब 19 टाइम्स और क्यूआईबी पोर्शन 229 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ। इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम अभी 380 रुपया चल रहा है। हाल ही के दिनों में आईपीओ ने बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं इन्वेस्टर्स को। एलएनटी का शेयर अभी 52 वीक हाई पर चल रहा है। कंपनी को नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन का मुंबई अहमदाबाद सेक्शन पर 135 किलोमीटर का प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी ने 85 इयर्स के हिस्ट्री में पहली बार बायबैक का अनाउंसमेंट किया है। कंपनी की 25 जुलाई को होने वाली बोर्ड की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। बायबैक का साइज 9,000 करोड़ यानी कि 4.29% ऑफ द इक्विटी साइज होगा। कंपनी एक स्पेशल डिविडेंड देने पर भी विचार कर रही है। चलिए अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी 180 पॉइंट बढ़कर
19,745 पर बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी 46,075 पर यानी 1255 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है। सेंसेक्स 66,684 पर 623 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ है। अब बढ़ने वाले इंडेक्स की बात करते हैं। बैंक निफ्टी 2.8%, निफ्टी फार्मा लास्ट वीक में 1.2% बढ़ा था और इस बार भी 2.35% बढ़कर बंद हुआ है। निफ्टी फाइनेंस 2.41% और निफ्टी 0.97% बढ़कर बंद हुआ है। अब घटने वाले इंडेक्स की बात करें, निफ्टी आईटी जो लास्ट वीक में जितना बढ़ा था करीब 3.5% उतना ही घट गया है और निफ्टी मेटल 0.42% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। इस हफ्ते बढ़ने वाले शेयरों की बात करें, स्टर्लिंग एंड विल्स 26%, पॉलीकैब इंडिया, राइट्स लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल, रेल विकास, माजगांव डॉक, जेंसार टेक्नोलॉजी, तानला प्लेटफॉर्म्स, महिंद्रा हॉलिडेज, पिरामल फार्मा, ये सारे शेयर करीब करीब 12 से 18% तक बढ़े हैं। अब घटने वाले शेयरों की बात करें, उसमें सबसे पहले है CCL प्रोडक्ट्स जो कि 14% तक घट गया है। CIE ऑटोमोटिव, अमारा राजा बैटरी, रूट मोबाइल, नेटवर्क 18, ओलेक्ट्रा ग्रीन, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज, डालमिया भारत, ICICI प्रू, KPIT टेक, ये सारे शेयर करीब 6 से 9% तक घटे हैं। चलिए अब अगले हफ्ते की बात करते हैं जो 24 से 28 जुलाई तक का है। अब निफ्टी वीक होकर बंद हुआ है। निफ्टी ने गुरुवार के लो के नीचे क्लोजिंग दी है। अब ऊपरी लेवल पर मार्केट को सस्टेन करने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बाउंस बैक आएगा तो भी ऊपर के लेवल पर सेलिंग हो रही है। 20,000 के आसपास में जोरदार सेलिंग का प्रभाव देखा गया है, जो ये दर्शा रहा है कि बुल्स को अभी और ताकत की जरूरत पड़ेगी नीचे से मार्केट को और ऊपर 20,000 या 20,000 के ऊपर खींचने के लिए। अगले वीक में जुलाई की मंथली सीरीज की एक्सपायरी है 27 जुलाई को, जिस पर खास नजर रखने की जरूरत है। अगले हफ्ते में रिजल्ट्स का भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। काफी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे जिसका इंपैक्ट अगले हफ्ते में आएगा। अब निफ्टी में गिरावट तो आई है, लेकिन निफ्टी ने अभी भी लास्ट वीक के लो यानी 19,550 को अभी अटेम्प्ट नहीं किया है, तो हो सकता है कि इस लेवल के आसपास में निफ्टी में फिर से कुछ बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी पूरा दारोमदार जो है वो रिजल्ट सीजन पर ही रहेगा। नेक्स्ट वीक के लिए अब ग्लोबल लेवल पर जो इवेंट्स लाइंड अप है उसमें सबसे पहले और सबसे अहम 26 जुलाई बुधवार को यूएस फेड पॉलिसी की मीटिंग है, जिसमें 0.25% रेट हो सकता है कि आखिरी बार बढ़े, जिसकी उम्मीद पूरे बाजार ने लगा रखी है। इसमें यूएस फेड चेयरमैन पावेल का स्टेटमेंट वो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। 27 जुलाई गुरुवार को यूएस के Q2 जीडीपी आंकड़ों का पहला अनुमान सामने आएगा। वहीं 28 जुलाई को शुक्रवार को जापान के सीपीआई आंकड़े भी जारी होंगे और बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी डिसीजन भी इसी दिन आएंगे। दादा, ये हमारी तरफ से एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस है। अब आप बताएं कि आपको टेक्निकली मार्केट क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। बात करेंगे 24 जुलाई से लेके 28 जुलाई के बीच में बाजार का टेक्निकली किस जगह में बाजार है, और ख्याल रखना पड़ेगा कि 27 को इस महीना का जुलाई महीना का एक्सपायरी है, जो कि महीना ट्रेमेंडस पावरफुल रैली हम लोग देख चुके हैं। तो इंडेक्स लेके आज बात करेंगे और प्योरली टेक्निकल के ऊपर बात करेंगे। हालांकि ये चैनल और मैं ज्यादातर एडुकेटिव पार्ट के हिसाब से टेक्निकल्स लेके आप लोग के साथ बात करता हूं। तो मेरा बाईं तरफ है निफ्टी वीकली और दाईं तरफ है निफ्टी डेली। आप वीकली चार्ट देखा जाए तो वीकली चार्ट के ऊपर यहां पर जो ब्रेकआउट आया था जो 18,888, दैट मीन्स 18,900 राउंड नंबर, वहां से जो रैली बना था वो अभी करीब करीब 20 के जगह में 20,000 साइकोलॉजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल नंबर, वहां से बाजार रिएक्ट किया है 19,991। यह है वीकली चार्ट।
बट ये जो सैडो है जो इस वीक में भी बना था, बट उसके बाद अच्छा क्लोजिंग बाजार को ऊपर की तरफ खींच के ले गया था। बट वहां पर आरएसआई का जो जगह में था और अब जो आरएसआई का जगह में है, मैं यहां पर क्यों आरएसआई लेके बात कर रहा हूं, क्योंकि ट्रेंड इज कंसर्न, अभी ट्रेंडिंग इंडिकेटर, ट्रेंड फॉलो इंडिकेटर एब्सोल्युटली फाइन एंड ट्रेंडिंग। यहां पर हमको देखना पड़ेगा हम लोग किस ऊंचाई पर आके रुका है। वो है वीकली आरएसआई अभी 74 में आ चुका है। क्या ये एक अलार्मिंग साइन? ये तो टाइम बताएगा। बट हम लोग जो टेक्निकल स्टडी करते हैं या चर्चा करते हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब तक आपका ट्रेंड नहीं बिगड़ता है, आप हम लोग को नेगेटिव सोच रखना जरूरी नहीं है या नेगेटिव सोचना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेंड ही मेरा एकमात्र मेन रीजन होता है टेक्निकल्स में। बट कुछ कुछ जगह ऐसा होता है, एक तो एक साइकोलॉजिकल लेवल, और जो ऊंचाई पर आके ये खड़ा हुआ है, हाँ यहाँ पर स्पेस है, क्योंकि पहले भी रिकॉर्ड दिखा जाए तो ये 80 के आसपास पहुंचता है। अभी तो हम लोग 73 74 के आसपास है। दैट मीन्स अनदर मूवमेंट इसके अंदर वीकली के अंदर दिखाई देख सकते हैं हम लोग। बट यहां से हम लोग थोड़ा स्टेप कॉशस कॉशस करके जाएंगे। दैट मीन्स थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। मैं कोई पैनिक लाइक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहता हूं, मैं कोई सेल का मैं जगह नहीं बोल रहा हूं। मैं खाली इतना दिखाने का कोशिश कर रहा हूं कि जो मोमेंटम एंड एडवांस इंडिकेटर जो हालत में आ चुका है, और जो साइकोलॉजिकल लेवल निफ्टी आ चुका है 20,000, दिस इज अ नंबर। मे बी 20 के बाद 20,200 भी हो सकता है, वो अलग बात है। वो 1% का एक फिल्टर पकड़ के चल सकता है। तो इस जगह में आके मेरे को थोड़ा सा एक कॉशस अप्रोच के हिसाब से चार्ट के अंदर मैं स्टडी अभी यही कर रहा हूं। बट काफी इंटरेस्टिंग है डेली चार्ट। अगर पूरा डेली चार्ट देखा जाए तो बृहस्पतिवार को जो क्लियरिंग वीकली सेटलमेंट हम लोग को इंडेक्स में रहता है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसके बाद इतना बढ़िया क्लोजिंग देने के बाद फ्राइडे ऐसा क्या हो गया जो बाजार नीचे की तरफ खुल गया? ये तो पहला बात। सेकंड जो है 13 डीएमए, उसके साथ वो मूविंग एवरेज के साथ प्राइस एक्शन का जो डिस्टेंस वो काफी बढ़ चुका था, वो थोड़ा कूल डाउन हुआ। तो अभी भी 13 डीएमए का अगर वैल्यू देखा जाए तो 19,570, दैट मीन्स एक दो दिन बाद ट्रेड भी होगा, एवरेज भी चेंज होगा। दैट मीन्स राउंड नंबर 19,600 रफली यहां पर एक सपोर्ट बन सकता है। लास्ट वीक में हम लोग देखे हैं कि ये जो डोजी का जो लो था, सैडो था 19,690, एंड ये था 19,700। दैट मीन्स बिलो 19,690 बाजार के अंदर छोटा सा एक पैनिक टाइप सिचुएशन बन सकता है टुवर्ड्स मूविंग एवरेज। दैट मीन 19,600, 90 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स। बट सिचुएशन वो नहीं है। सिचुएशन है अभी पूरी दारमोदार जो है वो अभी ऑसिलेटर के ऊपर है। मैं जो ज्यादा फॉलो करता हूं वो है 65 डेज आरएसआई के साथ मैंने 14 डेज आरएसआई दोनों प्लॉट किया हूं। ऊपर में 14 डेज आरएसआई है, नीचे में 65 डेज आरएसआई है। अगर देखा जाए तो कब कब 65 डेज आरएसआई के अंदर बाजार करेक्टिव फेज आया, और वो करेक्टिव फेज क्योंकि पहले भी लास्ट 2 हफ्ता पहले भी हम लोग ये ऐसे बात किए थे, लेकिन वहां पर जो बात मैंने नहीं कहा था, जो आज के एपिसोड में मैं कह रहा हूं कि 65 डेज आरएसआई जब पहुंचता है तब ये सोचना चाहिए क्यों आरएसआई 65 डेज आरएसआई 60 के ऊपर मूवमेंट कर रहा है। दैट मीन्स ये ट्रेंड के अंदर बुल पावर है, और वो बुल पावर कुछ भी कर सकता है, बाजार को और ऊपर खींच सकता है, जैसे कि यहां पर हुआ था। हालांकि यहां 60 में डेली चार्ट के अंदर 65 डेज आरएसआई 60 के ऊपर चला, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन, उसके बाद फ्लेयर अप, फिर थोड़ा करेक्टिव, फिर जाके फाइनली जाके थोड़ा करेक्टिव फेज आया। तो यहां पर भी ये सिचुएशन बन सकता है, प्रेजेंट सिचुएशन वो हम देखेंगे। तो यहां से यहां जो रैली बना था वो अगर हम चार्ट में देखें तो समझ में आ जाएगा आपको कि यहां से यहां रैली बना था, जो कि 2020 के अक्टूबर नवंबर जनवरी में बना था। उसके बाद बाजार एक डिप आया था, जो कि करेक्टिव फेज यहां 14 डेज आरएसआई और 65 डेज आरएसआई। फिर यहां पर आया था 65 डेज आरएसआई जब यहां घुसा था 60 के ऊपर, फिर उसके बाद एक रैली बना था, ट्रिमेंडस रैली, वेरी पावरफुल रैली। माने जहां यहां से यहां बनने में जो टाइम लगा उससे
कम समय में ये रैली इतना पावरफुल बना था, क्योंकि अब ये इंडेक्स के अंदर पावर है। मैं वही दिखाने का कोशिश कर रहा हूं बार बार। बट वही 65 डेज आरएसआई जब रेड लाइन, दैट मीन 65 से 70 के बीच में बड़ा करके दिखाऊं तो 65 ये है और उसके बीच में 70, इस जोन में हम लोग को काफी कॉशियस मोड अप्रोच करना चाहिए। उसके बाद जो करेक्शन आया वो करेक्शन आपको नीचे की तरफ लाया था। अभी हम लोग कहां हैं? अभी हम लोग ये जो जोन है वो 65 के आसपास नहीं गया, अभी भी स्पेस है देखा जाए। बट वही चीज 60 के ऊपर है, अभी इसके अंदर बहुत पावर है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है 20,000 ±1%, 20,200। अगर वहां पर बाजार जाता है तो ये होपफुली यहां पर अप्रोच कर सकता है। तो दैट्स वाई 14 डेज तो ओवरबॉट में है ही, ये अभी उस जगह में जा रहा है। बट ट्रेंड इज कंसर्न, क्यों हम ये गौर करने के बोल रहे हैं सबको, जो लोग हम लोग जो टेक्निकल स्टडी करते हैं, जब तक 13 डीएमए के तोड़ के बाजार बंद नहीं होता है, कंसेक्यूटिव 3 क्लोजिंग नहीं होता है, हाँ हो सकता है थोड़ा लेट हो गया है, ये तो मैंने टॉप कहां बन सकता है उसके लिए मैं हम लोग ट्राई कर रहा हूं, बट वो कोशिश करना बेकार है, टॉप कभी मानता नहीं है। बट एक कॉशस, मैं कोई पैनिक लाइक सिचुएशन करना नहीं चाहता हूं, बोलना भी नहीं चाहता हूं, ये दिखाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि अभी थोड़ा कॉशस मोड अप्रोच करना चाहिए। आफ्टर जुलाई एक्सपायरी है, अगस्त कैसे शुरू होता है, कंपनी का रिजल्ट कैसे आता है, ये सब विचार करना चाहिए। तो दैट्स वाई मैं आज इंडेक्स के ऊपर बात किया हूं, ये निफ्टी के ऊपर है। अब चलिए हम लोग बैंक निफ्टी का बात कर लेते हैं। वहां पर बैंक निफ्टी का हालत क्या है, क्योंकि लास्ट वीक में हम लोग बोले थे कि बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा स्पेस है, वही स्पेस कैसे यूज हुआ वही हम अभी आप लोग को दिखाना चाहता हूं। मेरा बाई तरफ है बैंक निफ्टी स्पॉट और दाई तरफ है बैंक निफ्टी डेली, एज यूजुअल फॉर्मेशन पहले चार्ट की जैसे। तो यहां पर तो वीकली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बल्कि ज्यादा तेजी बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। हाँ, डेली चार्ट में एक डोजी सा बना है, बट वीकली चार्ट इज कंसर्न एब्सोल्युटली फाइन। अब बैंक निफ्टी किस जगह में आके रुका है वीकली आरएसआई? अब ये जो लास्ट वीक में था उससे थोड़ा ओवरबॉट जोन में आया है, लेकिन उतना ओवरबॉट नहीं है। पहले भी हम लोग देख चुका है कि ये 73, 74, 70 में इस जोन में आ चुका था। उसके बाद उसके पहले भी एक बार 75 तक पहुंचा था 14 डेज आरएसआई वीकली पर। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी स्कोप है वीकली चार्ट के हिसाब से देखा जाए। ट्रेंड इज कंसर्न एब्सोल्युटली फाइन, दैट्स व्हाई मैंने ट्रेंड लेके बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि अभी हम लोग किस जगह में है, किस स्थिति में है। डेली चार्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है? डेली चार्ट में मैंने जस्ट लाइक अ निफ्टी यहां पर भी 65 डेज एंड 14 डेज आरएसआई रखा हूं। अब देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर जो करेक्टिव फेज होता है, हम पिंक लाइन से ये सब ड्रॉ किया हूं कुछ कुछ जगह में, जहां जहां पिंक लाइन मैंने ड्रॉ किया हूं वहां पर देखिए यहाँ 60 के बाद थोड़ा सा रैली बना था, फिर डीप हुआ। ये 65 डेज आरएसआई 60 के पास से थोड़ा डीप हुआ था। ये सब कारण, ये 65 डेज आरएसआई के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ 60 के ऊपर काफी देर चला था, फिर वहां से करेक्टिव फेज आया। बट वही कंसर्न है 13 डीएमए के नीचे फिर जो करेक्टिव फेज होता है वो काफी पेनफुल करेक्शन होता है, ये हम लोग देख सकते हैं। दैट मीन्स पावर है, ट्रेंड अगर नहीं रुकता है, क्योंकि ये आरएसआई भी 65 डेज आरएसआई नाउ अप्रोचिंग 60, बट इसके अंदर स्कोप है बैंक निफ्टी के अंदर और पावर दिखाने का, क्योंकि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी वीकली बंद हुआ है, कंफ्यूजन यही हो रहा है कि बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट काफी काफी स्ट्रांग है। तो ये दिखाने के लिए मैंने आज भी बात किया हूं कि 65 डेज आरएसआई 14 डेज आरएसआई जब दोनों एक साथ ओवरबॉट जोन में एंट्री होता है तो इंडेक्स के अंदर पावर बहुत होता है। अब ये पावर रुकेगा कि नहीं रुकेगा ये टाइम ही बताएगा, लेकिन हम लोग को यहां पर एक कॉशियस मोड अप्रोच करना चाहिए। नथिंग नेगेटिव इन द प्राइस वाइज चार्ट वाइज, दैट्स वाई मैंने ये आपके सामने प्रेजेंट किया हूं। देखिए आगे टाइम क्या होता है, उसके बाद हम लोग स्लाइड में नेक्स्ट वीक में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो लेके हम लोग बात करेंगे। और एवरी डे मैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कम्युनिटी पोस्ट में करता हूं, वहां भी आप लोग
देख सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट में डेली का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है। नथिंग यहाँ पर वैसा कुछ बात नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि ये कोई सेल का फिगर है, सेल ट्रिगर हुआ, ये ऐसे नहीं। और डेली जो अपडेट करता हूँ वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन एज पर द एडुकेटिव चैनल इज कंसर्न यहाँ पर भी मैंने कोई बात नहीं करता हूँ। तो यही था आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल चर्चा। अभी चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी। थैंक यू दादा, आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल शेयर किए हैं वो हमारे इन्वेस्टरों को काफी पसंद आते हैं और उनको काफी हेल्पफुल भी रहता है। दादा, कल जो आपने जो कमेंट सेक्शन में आपने जो मार्केट का रिव्यू डाला था उसको काफी सराहना मिल रही है और लोगों ने उसको काफी पसंद किया है। बस उसी तर्ज पर चलते हुए अब हम हमारे लास्ट सेक्शन में चलते हैं जहां पर हम हमारा डिस्क्लेमर रन करते हैं। दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बातचीत करते हैं। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद की सोच समझ के साथ या कोई सेबी एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड लें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।